हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर में कुछ स्पेसिफिक फेनोमेनाज हैं, उन्हें देखते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं सॉरी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, अभी मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों को, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस। दरअसल ह्यूमन माइंड को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब सोचना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कुछ फेनोमेनाज हुई जिस पे सबसे पहले इंसान ने ध्यान दिया, वो थी सोलर एक्लिप्स, है ना। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है? ओशियन टाइड्स, समुद्र में आने वाली लहरें क्यों आती हैं? फिर है मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडी मतलब बहुत बड़ी बॉडीज़ लाइक प्लैनेट, ओके। तो इसमें जो है कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। नहीं, कौन सी थ्योरी सही है? तो ये सब चीज़ों का जो क्वेश्चन थे जो दिमाग में आए, फिर उनकी थ्योरीज आई, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने सोचना शुरू किया। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि जैसे मान लीजिए ये सन और मून और अर्थ, इसका केस काफ़ी दिनों तक चला, है ना। कि पहले किसी बाइबल में लिखा हुआ था जैसे कि जो सूर्य है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। हिंदू धर्म में भी लेके चले कि सूर्य को 7 घोड़े लेके खींच रहे हैं, मतलब सूर्य चल रहा है। लेकिन गैलीलियो ने और जो मॉडर्न फिजिसिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य एक ही जगह पे है, घूम कौन रहा है? अर्थ घूम रही है। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी है, इनके घूमने का जो मोशन है, उसे देख के ऑब्जर्व किया गया। कुछ लोग जो रात में आसमान को जिन्होंने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि कुछ स्टार्स होते हैं जिनकी एक कांस्टेंट मोशन होता है। जैसे मान लीजिए पोल स्टार है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा, है ना। ध्रुव तारा हो गया, या फिर एक देखा होगा सप्तऋषि जिसे हम बोलते हैं, 7 स्टार्स। तो वो 7 तारे हैं, उनका एक कांस्टेंट मोशन होता है। हर दिन वो उसी रास्ते से जो है वो पास होते हैं। और पोल स्टार के लिए कहा जाता है वो फिक्स होता है, वो मूवमेंट नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन पे मनुष्य का ध्यान गया और इसके बारे में सोचना उसने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है, कुछ यहाँ पर अर्थ पे होने वाली फेनोमेना उस पर ध्यान गया। जैसे मान लीजिए रेनबो, बरसात क्यों होती है? रेनबो बन रहा है। इंद्रधनुष क्यों बनता है? सोप बबल में रंग क्यों दिखाई देते हैं, है ना। बटरफ्लाई आपने देखा होगा, कई बटरफ्लाई ऐसी होती है कि उनके जो पंखों का रंग है वो एक ही जगह पे चेंज हो जाता है केवल ओरिएंटेशन चेंज करने से। तो वो इंटरफेरेंस के थ्रू होता है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डांसिंग पीकॉक के भी ऐसे आपने पंख देखे होंगे जो बहुत ही हमें सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन दिखाई तो देते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो उस सब के पीछे जो साइंस है, बेसिकली अब टर्म हमारी क्या आएगी? साइंस। तो ये सब बेसिकली हमारा जो माइंड है, इंसानी दिमाग है, वो इन सब क्वेश्चंस का आंसर पाना चाहता है। हमारा जो माइंड है वो ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, है ना। उसने सीक्रेट, जो नेचर के जो सीक्रेट है, उसे हमेशा से ही वो जानना चाहता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिकली अब मैं एक टर्म का नाम लूँगा साइंस, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग पहुँचेंगे। इसे मैं रब कर देता हूँ। साइंस क्या है ना। साइंस बेसिकली जो शब्द है, साइंस SCIENC, साइंस बेसिकली जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है ना। लैटिन, ये लैटिन से आया है बेसिकली। साइंटिया, सही प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए तो साइंटिया है। तो साइंटिया से ही साइंस आया है। अगर इसे हम संस्कृत में देखें तो संस्कृत में हम इसे क्या बोलते हैं? संस्कृत में हम बोलते हैं विज्ञान। संस्कृत में हम क्या कहते हैं? विज्ञान। और अगर अरेबिक से हमने जो लिया है, अरेबिक में इसका जो अर्थ होता है वो होता है इल्म मतलब, और इन सब का मतलब क्या होता है? जानना। सिंटिया का मतलब होता है जानना, टू नो। और अगर ओवरऑल एक लाइन में अगर कहा जाए कि इनका मतलब क्या होता है, तो वो होता है ऑर्गेनाइज्ड या फिर सिस्टमेटिक नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज या फिर सिस्टमेटिक नॉलेज।
ऑर्गेनाइज नॉलेज, किसी भी सिस्टमेटिक नॉलेज को, या फिर हम कहते हैं इसकी जो परिभाषा है मुझे याद आ रही है, ये परिभाषा है क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। ये हमने 9th क्लास में रटाई जाती है। तो वही चीज़ है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फेनोमेना इज कॉल्ड साइंस। ओके, अब इसमें हम चलते हैं साइंटिफिक मेथड। बेसिकली साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं, अब साइंटिफिक मेथड को समझते हैं। साइंटिफिक मेथड कोई भी एक ऐसा मेथड होता है, हम शुरुआत किससे करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रिडिक्शन से, है ना, और उसके पीछे लगाते हैं रीजनिंग। साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड सबसे पहले प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब हम भविष्यवाणी करते हैं, और फिर हम करते हैं रीजनिंग। अब ये भविष्यवाणी वो वाली भविष्यवाणी नहीं है जो ज्योतिष काल में हमारे यहाँ जो कई लोग बैठ जाते हैं ना सड़क के किनारे, हाँ कि आओ भैया तुम्हारा भविष्य बताएं, अच्छा तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, हाँ लग जाएगी, बस 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाना बाकी रह गया। ओ हो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, अरे बेटा तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, 51 रुपये का प्रसाद लगेगा। मैं उस वाली भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं साइंटिफिक वे में, है ना। मतलब कोई जनरल स्टडी हम किसी की जब व्यवस्थित करते हैं या फिर स्थापित करते हैं, तो उस सेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि उस केस में प्रिडिक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए प्रिडिक्शन किस तरीके का, कि एक बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, वो उंगली पकड़ के चल रहा है, तो उसे थोड़ा कम दूर का दिखाई देगा, है ना, उसे केवल अपने पास का दिखाई देगा। लेकिन अगर उसे उठाकर हम कंधे पे बिठा लेंगे तो वो और दूर का दे सकता है, तो वो और अच्छा प्रिसाइज कर सकता है, और अच्छा क्या है, वो और ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे रास्ता कैसा है। तो एक जेन्युइन वे में हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं। और उसके बाद हमारे रहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जब हमें मिल जाते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब देखिए ये जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हैं, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और एक रिलेशन स्थापित करते हैं कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये सही है या कुछ ऐसा है। तो इसे हम बोलते हैं इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, तो इन दोनों के बीच हम रिलेशन देखते हैं कि वो कैसा है। अच्छा एक चीज़ और है कि मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और इधर हमने क्या किया, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। तो अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी सही है, हमारा एक्सपेरिमेंट भी सही है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक गलत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सही है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये सही हो सकता है दोनों गलत हो, ठीक है। तो कोई एक के केस में हम दोनों को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों सही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सही हैं। तो इस तरीके से हम एक रिलेशन जो है वो बनाते हैं साइंटिफिक मेथड में। बेसिक पर्पस हमारा यहाँ होता है थिंक। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कोट किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग अबाउट द फैक्ट, है ना, केवल तथ्यों की जानकारी होना जो है वो नॉलेज नहीं है। बेसिकली नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ टू थिंक। ओके, मतलब ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। हम अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दें कि सोचा कैसे जाता है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैं इसमें एग्जांपल दूंगा APJ अब्दुल कलाम जी का। वो मेरे फेवरेट प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति थे मतलब। तो हमने एक लाइन याद कर ली कि APJ अब्दुल कलाम इंडिया के प्रेसिडेंट थे। बोले ठीक है, याद कर ली, बच्चों को भी रटा दिया, सब ने रट लिया। लेकिन उसे रटने से हुआ क्या, हमने याद किया, सब ने याद किया, सब लोग रटे जा रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये रटना है, ये क्या है, फैक्ट को रटना। अब उसे समझना, अगर आप में सोचने की क्षमता होगी तो आप उसके एक कदम आगे सोचेंगे कि APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, क्यों थे। अब आपका दिमाग चलने लगेगा, ओ राष्ट्रपति जी थे, क्यों थे।
अब आप उनके बारे में सर्च करेंगे, लोगों से पूछेंगे, बोले वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। अच्छा पॉलिटिशियन थे, तब आपको कहीं से पता लगेगा नहीं 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 पॉलिटिकल तो इनका बैकग्राउंड ही नहीं था, पॉलिटिक्स तो इन्हें जानते ही नहीं थे। बोले अच्छा, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है पॉलिटिक्स करते करते, और वो सांसद या विधायक बनने में उनके पसीने छूट जाते हैं, वो बगैर पॉलिटिक्स के सीधे राष्ट्रपति बन गए, कैसे? तो आपको पता चलेगा उन्होंने मेहनत की, कहाँ पर? मिसाइलें बनाई थी, रॉकेट बनाए थे। बोले ओहो, तो उन्हें कोई बहुत बड़ी लेबोरेटरी दी होगी, गवर्नमेंट ने उनकी बहुत हेल्प की होगी, बहुत पैसा खर्च किया होगा। फिर आप और पढ़ेंगे, नहीं 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 नहीं, साधारण कॉलेज से पढ़े थे, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने सिंपल सा BTech किया था, और उसके बाद वो गए थे, एक बार रिजेक्ट भी हुए थे। तो उनके बारे में डिटेल अध्ययन जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि भाई उन्हें जो है वो चर्च के एक पुराना गैराज दे दिया था, रॉकेट के कुछ इक्विपमेंट जो है वो साइकिल पर रख के खुद ही ले जा रहे हैं प्रक्षेपण स्थल तक। फिर बोले थोड़ा सा एडवांस हो गए तो उन्हें बैलगाड़ी दे दी थी कुछ बड़े इंस्ट्रूमेंट को ले जाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे रॉकेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। जो संस्था जिसे हम आज DRDO को फ़क्र के नाम से जानते हैं, वो जो संस्था है वो किसी समय सोई हुई संस्था कहलाई जाती थी, लेकिन आज DRDO में जॉब करना, DRDO में साइंटिस्ट करना एक रेपुटेशन वाली जॉब है ना। तो इस तरीके से जब आप देखते तो लर्निंग अबाउट फैक्ट्स, हमने केवल ये याद करना कि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, सिर्फ ये एक रटना है, और उसे समझना कि क्यों थे, कैसे बने, उन्होंने ऐसे क्या किया, वो अपने फील्ड में इतने आगे कैसे चले गए, उन्होंने कैसे इतने सारे डेवलपमेंट कर दिए। तो ये क्या है? थिंकिंग, आपने अपने माइंड को ट्रेंड किया, और हो सकता है ये आपके लिए मोटिवेशन का काम कर जाए और आपका मन पढ़ाई में लग जाए। तो इस तरीके से जो है हम सोच सकते हैं और अपने माइंड को इंटेलेक्ट बना सकते हैं। तो साइंस की बात हो गई। अब साइंस में बेसिकली नेचर ने हमें जो भी प्रोवाइड कराया, नेचुरल फेनोमेनाज, तो नेचुरल फेनोमेनाज में हमने 3 कैटेगरी को डिवाइड किया। तो अब उन 3 कैटेगरी को देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी मेन कैटेगरी पे आएंगे। तो 3 कैटेगरी, एक तो है नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी बेसिकली इन सब की अलग अलग ब्रांच है, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी में ब्रेक हो जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये बोर्ड जो है वो परेशान कर रहा है। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फिजिक्स। ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर्स वो जाने, वो तुम्हें पढ़ाएं। मैं केवल भाई फिजिक्स पे ध्यान दे पाऊँगा क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मेरे बहुत ही कमज़ोर हैं। चलिए ताकतवर सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट तो ठीक हैं, तीनों बराबर हैं, मैं इसमें थोड़ा ठीक हूँ, इन दोनों में कमज़ोर हूँ। ओके, यहाँ तो बात का अंडरस्टैंडिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। चलिए अब फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स जो शब्द है वो फ्यूजिस से आया है। फ्यूजिस ये एंशिएंट ग्रीक फ्यूजिस यही बाद में कन्वर्ट हुआ फिजिक्स में। ओके, तो ये फ्यूजिस जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नेचर। फ्यूजिस नेचर, संस्कृत में इसका मतलब लिया गया भौतिक। अब इसके लिए जब फिजिक्स की बात आती है तो न्यूटन सर का नाम आता है। नेचर को प्रकृति भी कहते हैं, तो फिजिक्स से ही फिजिक्स बना है, और फिजिक्स का संस्कृत में ये लिया है भौतिक से, और नेचर हिंदी में प्रकृति भी इसे बोलते हैं। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या? ये भौतिक स्टडी ऑफ नेचर and all natural phenomena, basically the study of nature and all
नेचुरल फेनोमेनाज, जितनी भी नेचुरल फेनोमेनाज है जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए थे कि बादल का गड़कना, बिजली गिरना, बरसात होना, हवाओं का चलना, चंद्रमा का घूमना, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, ये सारी जो नेचुरल फेनोमेना है जो हो रही हैं वो किसके अंतर्गत स्टडी करेंगे हम? फिज़िक्स के अंतर्गत। ये सारी स्टडी जो है हम फिज़िक्स के अंतर्गत करते हैं। अब फिज़िक्स की अगर बात आती है तो सर आइजैक न्यूटन का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1687 बेसिकली 5 जुलाई 1687 में सर आइजैक न्यूटन की एक बुक पब्लिश हुई। वो बुक का मैं नाम आपको बताता हूँ और उसका मतलब समझिएगा। द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। आप देखिए बुक का टाइटल का नाम देखिए, नेचुरल फिलॉसफी, प्रकृति की फिलॉसफी के मैथमेटिकल प्रिंसिपल। मतलब इन्होंने प्रकृति के जो नियम थे उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में ब्रेक कर दिया और उन्हें इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि बुक का नाम बहुत ही बड़ा है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो प्रिंसिपिया नाम से आपको मिल जाएगी। प्रिंसिपिया, ये जो प्रिंसिपिया बुक है ये बहुत ही फेमस बुक है और ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारी फिज़िक्स का आधार है और इसी से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो अब जब फिज़िक्स के बारे में हमें पता चल गया तो आगे चलते हैं। एक थ्योरी है यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन की थ्योरी को समझते हैं कि यूनिफिकेशन क्या है। यूनिफिकेशन होता है किन्हीं भी दो तथ्यों को आपस में जोड़ना। ओके, यूनिफिकेशन में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सेब का गिरना, सेब गिरा, यूनिफिकेशन। अब सेब का गिरना, जैसे मान लीजिए यहाँ हिंदुइज्म में भी किसी ने बताया था कि कोई भी जो फल है या कोई भी बॉडी है, पिंड, हमारे यहाँ पिंड, जैसे वहाँ कहते हैं पार्टिकल, यहाँ कहते हैं पिंड, तो कोई भी पिंड है या फिर बॉडी है जो गिर रही है, वो किसकी वजह से गिर रही है कि धरणीकर्षण, धरती के आकर्षण की वजह से। मतलब धरती में कुछ आकर्षित करने वाला है, धरणीकर्षण है ना, धरती के आकर्षण की वजह से वस्तुएं जो है पृथ्वी की तरफ गिरती है। ऐसा एक विचार था इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था, मुझे नाम नहीं याद। यूनिफिकेशन सर न्यूटन ने भी यही दिया था कि जो सेब है, वो फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि सेब है वो गिर रहा है ना, ज़मीन पर गिर रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक स्टेप आगे चल के इसे रिलेट कर दिया। रिलेट किससे किया? चंद्रमा के गिरने से। अब आप कहेंगे चंद्रमा का गिरना। अब देखते हैं पहली चीज़, फॉल ऑफ एप्पल, एप्पल का गिरना, इसे इन्होंने जोड़ दिया फॉल ऑफ मून। लोगों ने कहा है मून गिर रहा है, अभी तक तो गिरा ना, आप कह रहे हो मून गिरा है। न्यूटन ने कहा गिर रहा है, गिर रहा है। बोले कब गिरेगा? बोले गिरेगा, गिरेगा, ज़रूर गिरेगा। कब गिरेगा? गिरेगा। उन्होंने कहा प्रूफ करो। उन्होंने प्रूफ किया। अब प्रूफ कैसे किया देखिए, हालांकि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता दे रहा हूँ। ये अर्थ है, ये एप्पल है, ये नीचे गिरा, टूटा, गिर गया। ये ट्री है, टूटा, गिर गया। इस एप्पल को अगर इस तरफ फेंकेंगे तो ये एप्पल यहाँ गिरेगा, इसे और तेज़ फेंकेंगे तो ये एप्पल यहाँ गिरेगा, इसे और तेज़ फेंकेंगे तो ये एप्पल यहाँ कहीं गिरेगा जाके, इसे और तेज़ फेंकेंगे तो ये यहाँ कहीं गिरेगा जाके। तो ये सारे गिरने आपको समझ में आ गए। अब मैं इसे ज़रा रब करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, वैसे कोई ज़्यादा भी नहीं हुई है, समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा एप्पल को इतनी तेज़ फेंका जाए कि वो ये घूम के पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाए। इस तरीके से इतनी तेज़ फेंका जाए
कि ये घूम के यहाँ पर आ जाए। तो ये दोबारा से वही चक्र, वही साइकिल जो है दोबारा शुरू हो जाएगी और ये घूमता रहेगा। मतलब ये गिर तो रहा है लेकिन ज़मीन पे नहीं आ रहा। तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, फॉल ऑफ मून, जो चंद्रमा है वो अर्थ के चारों ओर भी इसी सिद्धांत पे घूम रहा है और घूमता ही रह रहा है। न्यूटन ने उसे गिरना कहा था, हम लोग उसे घूमना कहते हैं। और इसी तरीके के इसी सिद्धांत पर हमने क्या किए, जो हमारे चारों ओर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो अपने अपने ऑर्बिट में हमने सिचुएट कर दिए, वहाँ पर अवस्थित है और वो वहीं पर रोटेट कर रहे हैं कई सालों से, और उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है। उसमें एक बार हमने वहाँ सेटल करने में, पहुंचाने में वहाँ तक जो एनर्जी लगी, उसके बाद वहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं लगी और आज तक वो सैटेलाइट घूम रहे हैं। करोड़ों सालों से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इसी सिद्धांत पर पृथ्वी करोड़ों सालों से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सेम लॉज हैं, इन्हें हमने क्या कहा, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के लॉज थे, इन्हें रिलेट कर दिया। मतलब एप्पल का गिरना जो कि मून के गिरने जैसा है, तो ये यूनिफिकेशन कर दिया, इन थ्योरी को एक कर दिया। तो इस तरीके इसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से कई और लॉ भी हैं, उन्हें हम यूनिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मेथड है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या है, इसे मैं रब कर देता हूँ। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, ध्यान से समझ लीजिए, बाद में वहाँ से आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समरी दी हुई है। रिडक्शन, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन हटाना, अलग अलग करना, है ना, रिड्यूस करना। तो इसमें पहले हम दो चीज़ों को समझते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या है? मैक्रोस्कोपिक होता है जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनका वजन महसूस कर सकते हैं, वो हमारे लगने पर चोट क्रिएट कर सकती है। तो वो जो क्लासिकल बॉडीज़, बेसिकली ये क्या है, क्लासिकल बॉडीज़, तो ये मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है? बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटी बॉडीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं 10 इलेक्ट्रॉन आपके फेंक के मार दूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। 10 प्रोटॉन आपको फेंक के मार दूँ, पता ही नहीं चलेगा। वो मेरे हाथ में रख दो, 1 चम्मच इलेक्ट्रॉन लाए मेरे हाथ में रख दिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कुछ रखा भी है। हालांकि ऐसा कर नहीं सकते, बट थिंक, अगर हमने ऐसा कर दिया, आधा चम्मच इलेक्ट्रॉन जो है वो दूध में मिला के पी गए, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर सोचो तो वो पता नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है हमारे कंपैरिजन में, तो इसलिए तो वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ये सब किसमें आते हैं? माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक, तो इसमें कुछ जो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। दूसरी क्वांटिटी होगी एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। तो ये सारी जो क्वांटिटी हैं वो मैक्रोस्कोपिक है और इन्हें डिफ़ाइन किया जा सकता है। इनके आधार पर हम अपने न्यूमेरिकल भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ब्रीफली अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी पे जाना पड़ेगा, जो कि होती है काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इनके बिहाफ पे, जो कि मॉलिक्यूलर बेस पे या एटॉमिक बेस पे हम जो है इन फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं और ये सारी चीज़ों को हम उसके आधार पर समझाते हैं। तो बेसिकली दो अलग अलग फील्ड हैं। तो इन्हें मतलब ये टेम्परेचर, हम इंडिविजुअल टेम्परेचर पर भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना हुआ तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, तो इन्हें हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया कि ये अलग है, ठीक है, लेकिन इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हमें माइक्रोस्कोपिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आता है स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट। क्या क्या स्कोप हैं फिजिक्स के? चलिए अब आपको स्कोप बताते हैं।
स्कोप तो बहुत सारे हैं, कुछ भी ध्यान से पढ़ लो, कुछ भी ध्यान से पढ़ लीजिए, एक पेपर आपको जो है अच्छी जॉब करवा देगा। और जो जॉब नहीं करना चाहते बोले साहब जॉब करेंगे, हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, बिजनेस करेंगे, बिजनेस भी करवा देगा। तो इसमें हम चलते हैं स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट। इसमें हम पहले तो 3 कैटेगरी को समझेंगे, स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट। एक मैंने बताया मैक्रोस्कोपिक, दूसरा बताया माइक्रो, और एक और होता है मीज़ोस्कोपिक। मीज़ोस्कोपिक बेसिकली क्या है, इन दोनों के बारे में तो मैंने बता दिया। जो बहुत ही बड़ी बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनका वजन महसूस कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक हो गई। एलिमेंट्री स्तर पर माइक्रोस्कोपिक हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियर डिस्टेंस। मीज़ोस्कोपिक क्या है? मीज़ोस्कोपिक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जैसे आपने एक सुना होगा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। नहीं सुना है तो आगे चल के सुनेंगे। या फिर आपने एक सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो तो सब ज़रूर सुना होगा, टाटा ने नैनो कार बनाई थी, है ना। तो हालांकि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई, वो उसके साइज़ की वजह से नाम रखा गया था। मतलब वो कार और बहुत ही स्मॉल जो व्हीकल होते हैं, है ना, बाइक है, ऑटो है, तो इन सब से उनके बीच का साइज़। तो जैसे कुछ एटम्स 100 to 1000 एटम्स जब मिला के, मतलब 100 से 1000 एटम मिला के जब कोई पार्टिकल बनता है या लेयर बनती है, वायर बनती है, तो उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? नैनो कैटेगरी में, या फिर उसे हम मेसोस्कोपिक कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में काम नहीं है, क्योंकि ये टर्म आई थी इसलिए मैंने डिफ़ाइन कर दी। हम ध्यान देंगे 2 चीज़ों पे, एक माइक्रोस्कोपिक और एक माइक्रो। मैक्रो माइक्रो, ओके, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। अब इसे देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे फील्ड है। जो मैक्रोस्कोपिक है, बेसिकली ये जो आधार है वो किसका है? क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये जो है ये क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें सबसे पहले आएगी हमारी मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स पूरी यूनिट है, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, वहीं पर डिटेल से समझेंगे। दूसरी है ऑप्टिक्स लाइट के बारे में है, हम इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रे कैसे चलती है, कैसे आती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ओके। तो ये ऑप्टिक्स है, क्या इसके फंक्शन है, क्या स्कोप है। बेसिकली मैकेनिक्स को अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो हम चाहे गाड़ियाँ बनाने से लेकर ट्रेन बनाना, हवाई जहाज़ बनाना, क्रेन्स को बनाना, है ना, जो रोलर हैं, रोड रोलर या कुछ भी जो है वो मैकेनिक्स के थ्रू, मशीनरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो सब मैकेनिक्स के थ्रू होता है। मैकेनिक्स मतलब ये एक ब्रांच है, मैकेनिक वो वाला मैकेनिक नहीं जो रोड पे कहीं शॉप पे काम कर रहे हैं, मैकेनिक्स ये ब्रांच है, ओके। तो मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे दूरबीन हो गई, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, है ना, स्टेथोस्कोप नहीं होगा, सॉरी। अब इसमें एक नया फील्ड आ गया है, आपने सुना होगा जियो फाइबर, है ना, लेज़र पे काम करता है, तो वो भी ऑप्टिक्स पर ही बेस्ड है। उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना यूज़ होती है, और वो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट कैन सेंड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ओके। तो बहुत ही हाई नेट चलता है, तो ये ऑप्टिक्स, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका कितना बड़ा स्कोप है ना। फिर है थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी इंजन जब बनता है, कोई भी, चाहे कार का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, डीजल का ले लीजिए, रेल इंजन ले लीजिए, तो वो सब मशीनरी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्ज है जब रेस्ट में होता है ना, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। चार्ज जब चल रहा है तो वो डायनेमिक्स में आएगा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा। तो ये कई सारे फील्ड हैं जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करेंगे, एक है फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर फिजिक्स,
न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है हमारी मॉडर्न फिज़िक्स में आती है। दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारी जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स में आती है। और कौन सी फिज़िक्स है? पार्टिकल फिज़िक्स भी हमारी मॉडर्न फिज़िक्स में है। पार्टिकल फिज़िक्स इन द सेंस आप कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या ये सब जो एलिमेंट्री 1000 नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर अवेलेबल नाउ विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ओके, तो उनकी जो स्टडी है वो इसमें आती है, पार्टिकल फिज़िक्स के अंडर में आती है। इसके बाद फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिज़िक्स टेक्नोलॉजी क्या है? फिज़िक्स की टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही नज़र आती है कि साइंस, टेक्नोलॉजी या फिज़िक्स जिसने भी अच्छे से स्टडी किया उसने दुनिया पर राज किया। जिसने भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसने भी इसका डिटेल्ड स्टडी की, इसके बहुत ही रेस्पेक्ट की और अच्छे से लेके चला, उसने दुनिया पे राज किया। अब मैं दुनिया पे राज की बात से ठीक उसी मुद्दे पर आ जाऊंगा कि दुनिया पे राज किसने किया? अंग्रेज़ों ने, है ना। तो अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखा। किसी भी जाति विशेष से, किसी भी धर्म विशेष से, किसी भी चीज़ से उन्होंने इंटेलेक्चुअल माइंड्स को हमेशा अपने पास रखा। आप में से कई लोग मुझसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप वो समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक ब्रिटेन से कोई जहाज़ चलता है, पानी वाला जहाज़, है ना, कब? 16वीं शताब्दी में। तो कोई अगर पानी वाले जहाज़ से आ रहा है उस समय, जबकि उसके पास क्या है? सिंपल से इंस्ट्रूमेंट हैं, सिंपल सा कंपास है, सिंपल सा जहाज़ है, पानी वाला जहाज़। वो वहाँ से यहाँ तक आता है, अपना लैंडमार्क वो पेपर पे नोट करता जाता है, नक्शे पे ड्रॉ करता जाता है। तो उसने क्या किया? एक रूट को क्या है? डिस्कवर कर लिया, यहाँ तक आना, यहाँ से वापस जाना, है ना। तो किसकी हेल्प ली? फिज़िक्स की, है ना। तो उस समय तक इतनी दूर जाने का कोई नहीं सोचता था, चाहे वो वास्को द गामा ले लीजिए जो इंडिया है, कोलंबस को ले लीजिए जो अमेरिका गए। तो एक क्या था? बेसिक उन्होंने क्या किया? फिज़िक्स के बेसिक रूल्स को फॉलो किया, है ना। दूसरा, इतने दूरी तक चलने वाले जहाज़ का निर्माण करना, चाहे वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो या वो लर्निंग बिहेवियर हो, चाहे वो उन्होंने करते करते सीखा हो, मतलब उन्होंने इतने अच्छे जहाज़ बनाए जो इतनी दूरी तक जा सकते थे और वहाँ से वापस आ सकते थे। एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर मैं न्यूटन के नियमों का लूँ कि न्यूटन उन्हें मिले, न्यूटन के, तो उन्होंने क्या किया? अपने भविष्यवाणी, मैंने कहा ना, ज्योतिष, वो रोड के किनारे वाले ज्योतिष नहीं, साइंस वाले ज्योतिष। रोड के किनारे वाले ज्योतिष तो अभी सब फेल हो गए। कोरोना में आपने देख ही लिया, सब कोई कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये मुहूर्त अच्छा है, ये मुहूर्त अच्छा है, ये मुहूर्त अच्छा है। उधर से मोदी जी आए, बोले लॉकडाउन। आधे से ज़्यादा लोगों ने जहाँ बुकिंग कर रखी थी, चाहे वो मैरिज हॉल हो, चाहे वो कंपटीशन हॉल हो, चाहे वो एग्ज़ाम हॉल हो, जितनी बुकिंग थी सब कैंसिल हो गई, है ना। तो मैं ऐसे वो वाले प्रेडिक्शन, वो वाले ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साइंस और टेक्नोलॉजी वाली। मान लीजिए आपके पास एक अच्छी सी तोप है ना, कैनन, और तुम्हें इतनी दूरी पर कोई टारगेट को हिट करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर आपने स्टडी की है, बोले एंगल इतना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, ये अगर डिस्टेंस तुम्हें पता है, इस एंगल पे रखो, ये बिल्कुल यहीं गिरेगा जाकर। सिंपल सी टेक्निक उन्होंने क्या किया? एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, बोले ये पॉइंट जो है वो सामने वाले पॉइंट से टैली कर देना है, चाहे यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, और जो है फायर कर देना है ना, तो यहीं गिरेगा जाके। तो उन्होंने क्या किया? मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स जो थे उनका यूज़ किया, और उन्होंने अपने जो भी प्रक्षेपास्त्र हैं, चाहे वो बंदूकें हुई, चाहे वो तोप हुए, या आर्चरी हुई, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने उसे एडवांस लेवल तक ले गए, जिसकी मदद से उन्होंने दुनिया पर राज किया। इसमें कई सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन, उन्होंने टेलीफोन का इस्तेमाल किया, रेलवे ट्रैक का बिछाना। तो उन्होंने क्या किया? हालांकि उन्होंने ये सब अपने ही लिए किया, लेकिन क्या है कि अपने आप को डेवलप करते रहे।
आज के सिनेरियो में ले लीजिए तो अभी जो उनके पास जो फास्ट टेक्नोलॉजी के राडार सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, या फिर जेट फाइटर्स हैं या सैटेलाइट हैं, उन्होंने क्या किया, हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी को हमेशा सबसे ऊपर रखा, जिसकी वजह से वो दुनिया में सबसे आगे रहे। और एटम बम की बात ले लीजिए या किसी भी जो 1945 में जितने भी वर्ल्ड वार राडार सिस्टम हुआ है ना, और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हुआ, ये कोई भी चीज़ जो है उन्होंने, अंग्रेज़ों ने या फिर किसी ब्रिटिशर्स ने, या फिर आप इस समय देखिए इज़राइल है ना, इज़राइल वो भी क्या कर रहा है कि जो नए नए वेपन्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ईथरनेट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो उन पे रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है। तो हम जितना भी उस चीज़ पे खर्च करेंगे या जितना उसके बारे में स्टडी करेंगे, हम उतना ही आगे जाएंगे, उसमें कोई भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।